ओके, चलिए हम अपना अगला लेक्चर शुरू करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, एसी को हम चार्जिंग और बैटरी में यूज नहीं कर सकते। एसी को आप चार्जिंग और बैटरी में यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एवरेज वैल्यू जीरो होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज नहीं कर सकते। तो ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एसी इज मिनिमम एट द इंस्टेंट विद देयर आर नियर अ पीक वैल्यू। तो आप देखिए, ये हमारा एसी का साइनसोइडल वेव था। ठीक है, आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। अगर मैं डी आई डी टी की बात करूंगा ना, डी आई डी टी की बात करूंगा, तो यहां पर मिनिमम होगा। इस जगह जो डी आई बाई डी टी होगा, रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा, डी आई बाई डी टी जो होगा मिनिमम होगा। क्योंकि टॉप पे जो कर्व होता है ना, बड़ा फ्लैट हो जाता है, फ्लैट बहुत हो जाता है, तो स्लोप बहुत कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मिनिमम होगा। जबकि यहाँ पर ये जो स्लोप है, इसका कर्व बड़ा स्टीप होता है, इसलिए जीरो पे, पाई पे या 2 पाई पे जो स्लोप होगा मैक्सिमम होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जब वो डायरेक्शन अपनी चेंज करता है ना एसी, उस समय उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एसी यानी कि डी आई बाई डी टी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो थ्योरेटिकल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने के लिए जरूरी है। अच्छा, ये हमने पढ़ ही लिया था कि आई नॉट आर एम एस आई आर एम एस में रिलेशन पूछ लिया था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था कि फॉर अल्टरनेटिव करंट आई एवरेज सबसे कम होता है, आई आर एम एस से ज़्यादा होता है, और आई नॉट जो होता है पीक वैल्यू वो तो सबसे ज़्यादा होती है। फुल साइकिल के लिए बात करूँ तो हमने पढ़ लिया था, फुल साइकिल आई एवरेज तो जीरो होता है, ये आई नॉट बाई रूट टू होता है। ठीक है, और आई नॉट तो आई नॉट होता ही है, हमने पढ़ लिया था ये सब चीज़ें। ओके, देखिए ये भी एवरेज वैल्यू अगर हाफ साइकिल इज जीरो इफ वन क्वार्टर इज पॉजिटिव क्वार्टर इज नेगेटिव। अगर मैं इस वाले हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू देखूंगा तो जीरो होगी, बिकॉज इसका ये वाला क्वार्टर पॉजिटिव, ये वाला क्वार्टर नेगेटिव है। तो ये सब छोटे छोटे थ्योरेटिकल पॉइंट है। ठीक है, ओके, एवरेज वैल्यू ऑफ सिमेट्रिकल एसी फॉर ए साइकिल इज जीरो, दैट्स व्हाई द एवरेज वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी एलिमेंट इन द सर्किट इज जीरो। ठीक है, क्योंकि एवरेज वैल्यू जीरो है इसलिए एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा। ओके, देखिए हम जो इंस्ट्रूमेंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं ना, आई स्क्वायर आर टी पे काम करते हैं, वो एसी और डीसी दोनों के लिए काम करते हैं, और वो सेम हीटिंग देते हैं फॉर सेम वैल्यू ऑफ एसी एंड डीसी। लेकिन जो सिर्फ डीसी के लिए काम करते हैं, जो एसी के लिए काम करते हैं वो एसी और डीसी दोनों के लिए काम करते हैं, लेकिन जो सिर्फ डीसी के लिए काम करते हैं वो सिर्फ डीसी पे ही लागू होते हैं। ये हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा। हाँ, तो अभी हम उसको भी करेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो एसी और डीसी। तो ये आप देख लीजिए, जो हीटिंग इफेक्ट और करंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एसी और डीसी दोनों पे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे आपको मालूम है हमारे घर में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की बिजली आती है। इसका 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है? 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एक, ये इसको अपन बोलते हैं एक साइकिल। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में ऐसे 50 साइकिल पूरे होते हैं, ऐसे 50 साइकिल पूरे होते हैं एक सेकंड में। अगर एक सेकंड में 50 साइकिल पूरे होंगे तो ये एक साइकिल है। इस साइकिल में 2 बार पीक आएगा, 2 बार लो आएगा, 2 बार पीक आएगा, 2 बार लो आएगा। यानी कि अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो 100 टाइम मैक्सिमम आएगा और 100 टाइम्स मिनिमम आएगा। ये हमें 100 टाइम मैक्सिमम या मिनिमम पीक आएगा। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी एफ है, अगर एफ इस फ्रीक्वेंसी है तो 2f टाइम्स जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी, और 2f टाइम ही ये मैक्सिमम 2f टाइम बढ़ेगा। मतलब अगर 50 फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा, 100 टाइम्स आएगा। क्योंकि एक साइकिल में 2 बार पीक आता है, एक बार पॉजिटिव पीक आता है, एक बार नेगेटिव पीक आता है। छोटे छोटे पॉइंट है, हम पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमने कुछ रिवीजन के लिए देख सकते हैं। हमने साइनसोइडल के लिए, वेव फॉर्म के लिए देख लिया था कि आरएमएस वैल्यू जो होती है 0.707 होती है। फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू तो जीरो होती है, तो अपन फुल साइकिल के लिए साइनसोइडल में बात ही नहीं करते, हाफ साइकिल की बात करते हैं, 2 आई नॉट बाई पाई। हाफ वेव रेक्टिफायर भी अपन ने देख लिया था कि ये 0.5 आई नॉट होता है आरएमएस वैल्यू, और अगर इसकी 2 आई नॉट बाई पाई है तो ऑब्वियसली इसकी जो हो जाएगी वो आई नॉट बाई पाई एवरेज वैल्यू जाएगी। क्यों एवरेज वैल्यू आधी हो जाएगी इसकी? क्योंकि ये तो आधे का है और ये यहां से लेके यहां तक का एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं, फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर इसकी आधे साइकिल की एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो इसकी आधे साइकिल की एवरेज वैल्यू भी 2 आई नॉट बाई पाई आएगी। ठीक है, और ये फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर की जो वैल्यू जाएगी
वो 0.707 हो जाएगी। हम चाहें तो इसका निकालना भी चाहें तो हमें मालूम है कि ये होता है आई इक्वल आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है। ठीक है, हमने पहले सीखा भी था कि आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करेंगे, मीन करेंगे और रूट लेंगे। तो स्क्वायर कर दिया फिर मीन लेंगे, तो आई नॉट स्क्वायर का मीन तो आई नॉट ही जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन हो जाएगा 1/2, और फिर स्क्वायर रूट कर लेंगे तो आई नॉट बाई रूट 2 आ जाएगा। तो देखिए ये आई नॉट बाई रूट 2। ठीक है, ये जो कर्व है ये आपका, ठीक है, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कर्व है। ओके, 2 आई नॉट बाई पाई ये सेम का सेम है। स्क्वायर वेव की बात करेंगे तो जो आरएमएस वैल्यू होगी आई नॉट होगी, बिकॉज कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, इधर भी आई नॉट है इधर भी आई नॉट है, तो स्क्वायर करेंगे तो अभी सेम चीज रहेगी। और अगर फुल साइकिल की बात करेंगे एवरेज वैल्यू की, वो तो 0 हो जाएगी, और हाफ साइकिल की आई नॉट हो जाएगी। ये ट्राइंगुलर वेव का तो अपने एग्जाम्पल लेक्चर में लिया था, पूरा मैंने डेरिवेशन करके भी दिखाया था आपको कि कैसे करना है। ठीक है, ओके, डीसी मीटर इन एसी सर्किट रीड्स 0 बिकॉज एसी की एवरेज वैल्यू 0 होती है, ये हमें याद करना है, जबकि एसी मीटर एसी और डीसी दोनों में काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, ये एक क्वेश्चन है, तो आई इक्वल टू 2√T एम्पियर, देन कैलकुलेट द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द T इक्वल टू 2 इक्वल टू 4 सेकंड। ये हमने वैसे भी पहले कर लिया था। ठीक है, एवरेज वैल्यू निकालनी तो हम इसका है ना, हम एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू निकालनी, ये क्वेश्चन को हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, यहाँ पर ये दोबारा आ गया है। ठीक है, ओके, E इक्वल टू 2 साइन 100 पाई टी वोल्ट, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E इक्वल टू T इक्वल टू 1/600 सेकंड। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 20 साइन 100 पाई टी, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। हमें वैल्यू निकालनी ईएमएफ की है T इक्वल टू 1/600 सेकंड पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/600। देखिए 20 साइन 100 पाई, ये हो गया 1/600, तो ये पाई/6 हो गया, पाई/6 मतलब 30, तो 20 इंटू साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2, तो ये हो जाएगी 10 वोल्ट। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखिए ए पीरियडिक वोल्टेज चेंजेस वेवफॉर्म हैज बीन चेंज्ड फिगर माइन डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवफॉर्म, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवफॉर्म। देखिए ये है इसकी, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर आप नीचे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यानी कि इसका टाइम पीरियड कितना हो गया 100 मिली सेकेंड। टाइम पीरियड कितना हो गया इसका, टाइम पीरियड हो गया 100 मिली सेकेंड। क्या ये समझ में आया, टाइम पीरियड 100 मिली सेकेंड होता है। अगर टाइम पीरियड 100 मिली सेकेंड हो गया तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन टाइम। ठीक है, सो 1 अपॉन 100 मिली सेकेंड, दिस इज फ्रीक्वेंसी, और 1 अपॉन 100 मिली सेकेंड को मैं क्या बोल सकता हूँ, 10 की पावर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 इंटू 10 की पावर -3, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 10 हर्ट्स। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 10 हर्ट्स होगी। अगर हमसे पूछा जाए एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू तो हमें मालूम है कि एरिया अंडर द कर्व होता है, आई और टी के बीच का जो एरिया होता है उसी को एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो इसके बीच का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 10 इंटू 100। ठीक, सो हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं। ये तो हमने एरिया अंडर द कर्व निकाला, लेकिन हमें एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमें मालूम है कि हमें नीचे टाइम पीरियड से डिवाइड करना पड़ता है। तो टाइम पीरियड कितना है हमारा, टाइम पीरियड है हमारा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारी जो एवरेज वैल्यू जाएगी वो जाएगी 5 वोल्ट। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, आप चाहें तो दोबारा लेते हैं। एक डायरेक्ट करंट है जिसकी वैल्यू है इज सुपर इम्पोज्ड ऑन ऑर्डिनरी करंट ऑफ आई इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी। तो ये एक करंट है जिसकी वैल्यू है ए, और ये इसका करंट है जिसकी वैल्यू है बी साइन ओमेगा टी। दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया तो करंट की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। हमें इसकी इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू बताएं, हमें पता था कि आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। पहले तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी। फिर अपन मीन लेंगे, इसका मीन तो सेम आएगा ए स्क्वायर, इसका मीन हो जाएगा बी स्क्वायर, इसका मीन हो जाएगा 1/2, इसका मीन हो जाएगा 0। ए स्क्वायर का मीन तो ए स्क्वायर ही होगा, बी स्क्वायर का मीन भी बी स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन 1/2 होता है। पिछले वाले लेक्चर में हमने बिल्कुल क्लियर कट बताया है कैसे आया है, सब क्या क्या याद रखना है। अब हमें इसका रूट लेना है, तो रूट हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। आइए, इक्वेशन ऑफ ए करंट इन एसी सर्किट इज दिस कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू। तो हमें मालूम है इसको कंपैरिजन करना है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 से कंपैरिजन कर लीजिए। आई नॉट की वैल्यू तो आ गई 4, तो आई आर एम एस की वैल्यू होती है आई नॉट बाई
√2, तो ये तो हो गया 2√2। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आ गई 100 पाई, ओमेगा की वैल्यू आ गई 100 पाई, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो एफ इक्वल टू आ गया 50 हर्ट्स, ये भी ठीक है। और फाई ये आ गया हमारे पास π/3, तो मेरे ख्याल से सारी वैल्यू निकल गई, आरएमएस वैल्यू निकल गई, आरएमएस वैल्यू निकल गई 2√2। ठीक है, पीक वैल्यू 4, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स, इनिशियल फेज t इक्वल टू 0 पे इनिशियल फेज कितना हो जाएगा π/3, करंट एट t इक्वल टू 0। अच्छा ये बच गया, तो करंट एट t इक्वल टू 0 पे यहाँ पर t इक्वल टू 0 रख दीजिए। जब करंट एट t इक्वल टू 0 पे रखेंगे तो 4 sin π/3, 4 sin π/3, और 4 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो आंसर आ जाएगा 2√3। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द वैल्यूज। बड़े सिंपल सवाल है, प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं। ओके, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/3, कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I। देखिए यहाँ पर साइन ओमेगा टी दे रखा है, यहाँ पर कॉस ओमेगा टी दे रखा है, ठीक है ना। तो हम फेज डिफरेंस तभी निकाल सकते हैं जब दोनों का टर्म सेम हो, या तो साइन ओमेगा टी प्लस φ1 हो, दूसरा हो साइन ओमेगा टी प्लस φ2, तो फेज डिफरेंस निकालना आसान होता है, φ2 माइनस φ1। तो ये एक तो साइन में दे रखा है, एक कॉस में दे रखा है, एक साइन में दे रखा है, एक कॉस में दे रखा है। हमने पिछली बार आपको बताया भी था, ये साइन ओमेगा टी होता है, ये कॉस ओमेगा टी होता है, ये माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, और ये माइनस साइन ओमेगा टी होता है। यानी कि साइन ओमेगा टी से π/2 आगे चलता हूं तो कॉस ओमेगा टी आ जाता है, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 इक्वल टू कॉस ओमेगा टी होता है। यानी कि अगर मुझे कॉस ओमेगा टी को कन्वर्ट करना है तो साइन में कन्वर्ट करना है तो π/2 एंगल ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, E इक्वल टू E नॉट साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस π/2 प्लस π/3। तो मैंने कॉस को एक तरह से साइन में चेंज कर दिया, ये आ जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5π/6। अब ये दोनों का दोनों साइन सेम है, इनमें बिल्कुल सेम है ना। अगर इनमें साइन सेम है तो अब इसके बीच का मैं फेज डिफरेंस निकाल सकता हूँ। तो ये तो हो जाएगा ओमेगा टी और ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5π/6 माइनस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा 5π/6 इज द फेज डिफरेंस। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, E equal to 500 sin 100 pi t, then calculate the time taken to reach from 0 to maximum। 0 से मैक्सिमम, फेजर डायग्राम को याद रखिए, 0 से मैक्सिमम, यहाँ से यहाँ तक ये है t इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे करंट होती है 0 इंस्टेंटेनियस करंट, और यहाँ पे करंट होती है I इक्वल टू I नॉट। आपने बताया था कि आपका ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऐसे घूम रही है और इसका किसी भी पॉइंट पे y एक्सिस पे प्रोजेक्शन जो होगा वो आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा, वो आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। तो यहाँ पर आपका जो ये जो प्रोजेक्शन है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा, और इसकी वैल्यू होगी I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। हमें क्या पूछना है, 0 से मैक्सिमम जा रहा है, 0 से मैक्सिमम। देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में t/4, t/2, 3t/4, 2t, पूरे सर्किल में t टाइम लगता है, पूरे सर्किल में t टाइम लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक t/4, t/2, 3t/4 और t। तो 0 से मैक्सिमम जाने में कितना टाइम लगेगा, t/4 टाइम लगेगा। 0 टू मैक्सिमम जाने में टाइम जो लगेगा वो लगेगा t/4। तो आप t निकालना आना चाहिए। चलो t निकाल लेते हैं, ये हो गया, कंपैरिजन कर लीजिए। E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू होगी 100 पाई, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 π/t इक्वल टू 100 पाई, पाई से पाई कट गया और t इक्वल टू आ गया 1/50, है ना। तो टाइम पीरियड हो गया 1/50 सेकंड। तो 0 से मैक्सिमम जाने में t/4 लगता है, यानी कि 1/200 सेकंड लगेगा। तो ये बहुत इजी सवाल है, इनमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द E एंड I is π/4 phase difference and frequency is 50 hertz, then calculate the time difference, then calculate the time difference। ओके, देखिए 360 डिग्री का जो फेज का डिफरेंस आता है वो t टाइम के लिए आता है, तो 1 डिग्री का फेज का डिफरेंस आता है t/360 के लिए। तो 45 डिग्री का फेज का डिफरेंस आएगा t/360 इंटू 45 डिग्री, विच इज अप्रोक्स 5/8, सॉरी t/8। यानी कि 45 डिग्री का फेज डिफरेंस चाहिए तो t/8 का टाइम लगेगा। अब t निकालना है, t दे रखा है क्या, दे रखा है बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी दे रखी 50 हर्ट्स, है ना। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1/50,
तो t बाई 8 हो जाएगा 1/50 इंटू 8 विच इज 1/400 विच इज 2.5 मिली सेकेंड. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, है ना. वाई AC इज मोर डेंजरस देन द DC? अच्छा, 220 वोल्ट AC की बात करता हूं और 220 वोल्ट DC की बात करता हूं, तो RMS को कंपैरिजन कर रहा हूं मैं. ये दोनों के दोनों DC की वैल्यू तो कांस्टेंट है ही सही. 220 वोल्ट AC जब बोलता हूं तो बोलता हूं कि VRMS इज 220 वोल्ट, लेकिन V पीक हो जाएगा √2 VRMS, ये हो जाएगा 311 वोल्ट. तो आप देख सकते हैं कि जो पीक वैल्यू है AC की वो 311 वोल्ट है, जबकि DC जो है वो कांस्टेंट है. तो ऑब्वियसली है कि AC ज्यादा डेंजरस है, 311 वोल्ट का झटका लगेगा. शो दैट द एवरेज हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ AC इज द सेम एज द DC इक्वल टू IRMS. ठीक है, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है. दोनों का RMS वैल्यू सेम होता है, दोनों का RMS वैल्यू सेम होता है, तो इसलिए दोनों की दोनों सेम हीट प्रोड्यूस करेंगे. An ordinary moving coil galvanometer is used for the DC, cannot be used to measure AC when its frequency is low. Why? An ordinary moving coil ammeter used for DC cannot be used to measure the AC, okay, even its frequency is low. So ammeter को हम जो DC के लिए यूज करते हैं वो AC के लिए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि AC में जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है, इसलिए हम उसको AC के लिए यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ DC के लिए यूज कर सकते हैं. ओके ओके, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 हर्ट्ज ऑल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू RMS वैल्यू. 0 टू RMS वैल्यू, तो 0 मतलब T इक्वल टू 0 पे I इक्वल टू 0, और RMS मतलब होता है IRMS इक्वल टू हो जाता है I0 बाई √2. ठीक है, I0 बाई √2. फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, I0 बाई √2 तक पहुंचना है मुझे. ठीक है, तो RMS तक पहुंचना है, तो चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू RMS वैल्यू, यानी कि जो करंट हो जाएगी वो RMS के बराबर हो जाएगी. तो करंट RMS के बराबर कब होती है? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो RMS के बराबर होगी तो ये होगी I0 बाई √2, I0 साइन ओमेगा टी. तो ओमेगा टी इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री. ठीक है, साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1/√2, 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्री. तो 45 डिग्री पे एंगल पे ये हो जाएगा बराबर हो जाएगी. अब 45 डिग्री का एंगल कितने टाइम के बाद आएगा? ठीक है, हमें मालूम है कि 360 डिग्री ट्रेवल करने में टी टाइम लगता है, तो 45 डिग्री का एंगल ट्रेवल करने में टाइम लगेगा T/8. फ्रिक्वेंसी कितनी है इसकी? 50 हर्ट्ज. तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका? 1/50. तो अगेन टाइम पीरियड हो जाएगा T/8, 8 इंटू 50 विच इज अप्रॉक्स 2.5 मिली सेकेंड. तो 0 टू RMS वैल्यू पहुंचने में ऑल्टरनेटिंग करंट को 2.5 मिली सेकेंड लगेंगे. क्या स्टेप्स है ये समझ लीजिए. एंगल निकालना आना चाहिए, एंगल निकालने आने से आते ही 360 के लिए टी टाइम लगता है, तो 45 डिग्री 30 डिग्री उसके लिए कितना भी टाइम लगता है निकाल लो. T/8, T/6, T/12 जो भी आए, और टी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी से निकाल लो और इक्वेट कर दो. ठीक है, ओके. ये एक और क्वेश्चन है कि करंट एंड वोल्टेज इन सर्किट इज गिवन बाय 3.5 साइन 628t प्लस 30 डिग्री and 28 sin 628t 30 डिग्री वोल्ट. फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द करंट. टाइम पीरियड निकालना है. ओके, टाइम पीरियड निकालना है, तो हमें तो टाइम पीरियड तो यहाँ से निकाल लेते हैं. ये ओमेगा है, ये भी ओमेगा है. ठीक है, तो ओमेगा में दे रखा है 628, यानी कि 2π/t इक्वल टू दे रखा है 628, है ना. 2 इंटू 3.14 अपॉन टी इक्वल टू दे रखा है 628. और इसको अगर अपन सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6.28 अपॉन 628 विच इज 1/100 सेकेंड. तो टाइम पीरियड तो हो गया मेरा 1/100 सेकेंड. अच्छा, ये 1/100 सेकेंड. फेज डिफरेंस इधर प्लस 30 डिग्री इधर माइनस 30 डिग्री है, तो फेज डिफरेंस हो गया 60 डिग्री का, 5 - 5 1. ठीक है, एक 30 डिग्री आगे चल रहा है, एक 30 डिग्री पीछे चल रहा है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? 60 डिग्री का डिफरेंस हो गया. ओके, द फिगर गिवन बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग EMF विद टाइम. What is the average value of the EMF for the shaded part of the graph? What is the average value of the ठीक है, अब देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ द हमने पढ़ा हुआ है, ये साइनसोइडल है, ये फर्स्ट हाफ के लिए बात कर रहा है. फर्स्ट हाफ के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2I0/π होता है. ठीक है, हमें मालूम होना चाहिए 2I0/π होती है एवरेज वैल्यू. किसकी एवरेज वैल्यू पूछी है?
ओके ईएमएफ की है ना, ई एवरेज पूछी हमसे, तो टू ई नॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ईएमएफ की बात हो रही, करंट की बात नहीं हो रही, तो 2 ई नॉट बाई पी हो जाएगा, 2 ई नॉट 314 पाई 3.14 100 टाइम, तो 200 वोल्ट की ई एवरेज वैल्यू होगी शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ, है ना। तो ये हमने जो भी पहले पढ़ा था वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है। ओके, देखिए फेज डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी एंड इंडक्टर रिएक्टेंस इज पाई। हमें मालूम है कि इंडक्टर के अंदर, हमने जब इंडक्टर पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था वोल्टेज लीड बाई पाई बाई 2, और जब हमने कैपेसिटर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था करंट लीड बाई पाई बाई 2। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो जाएगा वो 180 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, इंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड ए लो पास फिल्टर। वाई इंडक्टर इज कॉल्ड ए लो पास फिल्टर? बिकॉज इट इज अलाउ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू पास। देखिए एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये 2 पाई एफ एल है। अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी लो होगा, यानी कि ओपन सर्किट, सॉरी क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा, है ना। लो फ्रीक्वेंसी होगी तो रिएक्टेंस कम, पोजीशन कम देगा, तो पास होने देगा सिग्नल को। कैपेसिटर इज कॉल्ड हाई पास फिल्टर बिकॉज इट अलाउ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू पास। देखिए हाई फ्रीक्वेंसी एक्सी का मतलब क्या होता है, 1/ओमेगा सी या 1/2 पाई एफ सी, यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी पास करने देगा। ये सब चीजें पढ़ रखी। ओके, what is the inductive reactance of a coil if the current through it is 20 milliampere and voltage across is 100 volt? हमसे पूछा है कि भाई इसके अक्रॉस ये चीजें हैं, तब क्या क्या होगा इसमें, ठीक है। What is the inductive reactance of a coil if the current through is 20 milliampere? ओके, तो हमें मालूम है कि V इक्वल टू होता है आई एक्सएल, VL इक्वल टू आई एक्सएल होता है ना। तो करंट थ्रू इज ओके, ये तो दे रखा है 100 वोल्ट, और करंट दे रखी है 20 मिली एम्पियर, तो 20 इंटू 10⁻³ इंटू एक्सएल, तो ये कट गया 5 बार, तो एक्सएल इक्वल टू हो गया 5 किलो ओम। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 20 मिली एम्पियर 100 वोल्ट दे रखा है, हमने बिल्कुल ऐसे सिंपल तरीके से कर लिया इसको। ओके, अब अपन बात करते हैं दूसरे सवालों की। The reactance of a capacitor is 20 ohm. What does it mean? Okay, the reactance of a capacitor is 20 ohm. What does it mean? Okay, what will be its reactance if the frequency of the AC is doubled? तो रिएक्टेंस का मतलब है कि इतना रेजिस्टेंस अपोज करेगा, इसका मतलब तो यही है। व्हाट विल बी इट्स रिएक्टेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डबल्ड? तो देखिए एक्ससी जो होता है 1/ओमेगा सी होता है, या 1/2 पाई एफ सी होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे, तो एक्ससी कम हो जाएगा। अगर पहले 20 था तो अब वो 10 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को आपने डबल कर दिया, पहले फ्रीक्वेंसी थी कुछ भी, अब आपने डबल कर दी, तो फ्रीक्वेंसी डबल, ठीक ना, तो एक्ससी हाफ सीधा। तो पहले 20 था तो अब कितना हो जाएगा, डबल। व्हाट विल बी इट्स रिएक्टेंस व्हेन, ओके, व्हाट विल बी इट, है ना, तो ये 10 ओम हो जाएगा। अच्छा, व्हाट विल बी इट व्हेन इट्स कनेक्टेड इन डीसी सर्किट? अगर एक कैपेसिटर को जो 20 ओम का है उसको मैं डीसी सर्किट में कनेक्ट कर दूंगा, तो डीसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है, और डीसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो ये करंट को पास ही नहीं होने देगा, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, बिकॉज एक्ससी इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई एफ सी। तो फ्रीक्वेंसी 0 है, तो ये इनफाइनाइट रिएक्टेंस देगा। व्हाट विल बी इट्स कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि अगर हमने जब इसको डीसी में लगा दिया और ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कर पा रहा है और ऑफर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि डीसी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, है ना, डीसी को हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ओके, एक और लास्ट सवाल देखते हैं। कैपेसिटर 50 पिकोफैराड इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज, कैलकुलेट इट्स रिएक्टेंस। तो एक्ससी इक्वल टू होता है 1/ओमेगा-सी, ठीक है, 1/ओमेगा-सी। सी कितना है, 50 पिकोफैराड, यानी 50 इंटू 10⁻12 फैराड। ओके, और फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10⁻³ हर्ट्ज। तो एक्स इक्वल टू जाएगा 1/2 पाई एफ 10⁻³ 50 इंटू 10⁻12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इंडक्ट आपकी आ जाएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, है ना।
एक और सवाल है, फिर इसको भी कर लेते हैं. इन द गिवन सर्किट अप्लाइड वोल्टेज 50 √2 sin 100 pi t volt and ammeter reading is 2 ampere. Then they calculate the value of L. तो देखिए हमें मालूम है कि V RMS इक्वल टू होता है I RMS इंटू एक्सएल. तो हमें पास I RMS दे रखी है, अमीटर जो रीड करता है वो RMS वैल्यू पड़ता है, कभी भी पीक वैल्यू नहीं पड़ता. RMS वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है. V RMS अपन इससे निकाल सकते हैं. अपन को V नॉट दे रखा है 50 √2, तो V RMS क्या हो जाएगा V नॉट बाई √2, यानी कि ये हो जाएगा 50 वोल्ट. तो ये 50 वोल्ट I RMS क्या है 2 एम्पियर. एक्सएल निकालना है, एक्सएल आ जाएगा 25 ओम. ठीक है, ये आ जाएगा एक्सएल. और कोई सवाल? ओके, दैट्स ऑल. तो हम बस अब यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम RL, RLC, RLC और LCR की बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे. धन्यवाद.